आज स्टूडियो में मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान है और मैं उनका नाम बताऊं उससे पहले उनके बारे में कुछ खास बातें आपको बताना चाहता हूं। जी हाँ, दुनिया भर के सबसे प्रतिष्ठित IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इनके आप रह चुके हैं सीनियर एडवाइज़र। हमारे देश के सेंट्रल बैंक और दुनिया भर के सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित माने जाने वाले सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक के आप रह चुके हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और रिजर्व बैंक जाना माना जाता है अपनी पॉलिसी के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, और मॉनेटरी पॉलिसी के जो कमेटी थी आप उसके हेड रहे हैं। इसके अलावा वो जाने माने इकोनॉमिस्ट रहे हैं। फिक्की जो बड़ा संस्थान है पूरे कॉर्पोरेट्स को लीड करता है, उनके आप चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रह चुके हैं और पेशे से आप डॉक्टरेट की डिग्री ले चुके हैं। आपने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया है। जी हाँ, अब मैं नाम बताता हूँ और आपकी मुलाकात करवाता हूँ बेहद खास मेहमान से। मेरे साथ हैं स्टूडियो में दीपक मोहंती साहब, जो कि PFRDA के चेयरमैन हैं, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और आज मैंने उन्हें एक खास मौके पर आमंत्रित किया है। 1 अक्टूबर को हम मनाते हैं पेंशन दिवस, और पेंशन स्कीम्स जो देश भर में गवर्न होती है वो PFRDA के द्वारा होती है, इसलिए हमने मोहंती साहब को आमंत्रित किया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, और धन्यवाद हमें समय देने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूँ। देश भर में जिस तरह से NPS और पेंशन को लेकर जो माहौल बन रहा है, जागरूकता बन रही है, सोशल सिक्योरिटी जो आ रही है, उसमें PFRDA का बड़ा योगदान है। इसके लिए बधाई स्वीकार करें सर। और पहला सवाल मेरा यही है, जो 1 अक्टूबर को हम ये मना रहे हैं पेंशन दिवस, क्यों, क्या खास बात है इसकी, और किस तरह से PFRDA इसे सेलिब्रेट कर रहा है? अनिल जी, पहले तो मैं आपको अपना हार्दिक शुभकामना देता हूँ। थैंक यू सर। और बधाई देता हूँ कि मेरे को आपने बुलाया। देखिए, जो 1 अक्टूबर है ये इंटरनेशनली यूएन के द्वारा इज़ द डे ऑफ ओल्डर पर्सन, कि जो है जो वृद्धावस्था में है, वरिष्ठ नागरिक है, उनका दिन है। सो PFRDA इसको पेंशन दिवस के तरफ से मनाती है। सो इसका खास मतलब ये है कि दैट हम इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों में। सो बहुत ही मीडिया इवेंट हो रहा है, जैसे कि आपकी ये मीडिया भी हो रही है, सामने प्रिंट मीडिया में भी जा रहे हैं, डिजिटल सोशल मीडिया में। सो पेंशन के तरफ और जो ओल्ड एज सोशल सिक्योरिटी के तरफ जागरूकता बनाने के लिए तो हम अक्टूबर 1 को पेंशन दिवस के हिसाब से हम मानते हैं। ये आइडिया अच्छा है एक्चुअली, क्योंकि किसी न किसी एक आपको ज़रूरत होती है पर्पज़ की कि लोगों को कैसे एजुकेट किया जाए। तो आज अब मैं इसी चीज़ों पर आपसे थोड़ा बात करूंगा कि पेंशन को लेकर किस तरह से हमारे देश के जितने भी वरिष्ठ नागरिक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें कैसे समझाया जाए। लेकिन उससे पहले किस तरह की ग्रोथ अब तक की हुई है? आमतौर पर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ NPS में अब धीरे धीरे रुझान बढ़ रहा है, तो ज़रा समझाएं इस वक्त कितना AUM है, कितनी टोटल एसेट्स हैं, और ये ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है? अनिल जी, जो पेंशन सेक्टर हम जो देखते हैं वो NPS है और अटल पेंशन योजना है जी। सो दोनों मिला के हमारे पास अभी 7.9 करोड़ सब्सक्राइबर इसमें हैं। करीबन 8 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। ओके। मगर ज़्यादातर तो APY से आते हैं, अटल पेंशन योजना की, जो कि कम इनकम वर्ग के लोगों के लिए है। तो नंबर तो ज़्यादा उनके हिसाब से चलते हैं। और जो NPS है उसमें अभी 1.54 करोड़ लोग शामिल हैं। सो उसमें से देखिए तो सरकारी क्षेत्र से जो हैं सो 94 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ उसमें शामिल हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर का बात करें, निजी क्षेत्र का बात करें, सो उसमें जो 60 लाख करीब एम्प्लॉई, और कि अभी भी आम आदमी भी पेंशन ले सकता है। सो ये मिलाते हुए अभी 60 लाख का नंबर हमारे पास है। उसका जो AUM जो राशि है हमने इकट्ठा किया है वो चल के अभी 13.3 लाख करोड़ हो गया। सो इसमें जो बढ़ोतरी हो रही है, सो इस साल ईयर ऑन ईयर जैसे देखेंगे इसमें 30% से ज़्यादा बढ़ावा आया है। और जो पेंशन हम जो प्राइवेट सेक्टर का देखें, जो 60 लाख का बात कर रहा हूँ कि जो निजी क्षेत्र से NPS में है, सो उधर 21% का बढ़ोतरी हुई है। तो ये पेंशन सेक्टर अच्छा ग्रो कर रही है। तो इसका जो रिटर्न है वो भी अच्छा दे रही है। राइट। क्योंकि रिटर्न तो 2 चीज़ पे डिपेंड करता है कि लोग कितना पैसा उसमें डालते हैं। ये कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है जी।
और दूसरी बात है कि मार्केट कैसा, आप तो मार्केट अच्छे से जानते हैं कि मार्केट कैसे परफॉर्म कर रही है। अभी देखिए तो मार्केट फिलहाल तो अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो ये चलते हुए देखिए हमारा पेंशन का जो है एनपीएस में जो इक्विटी का जो पोर्टफोलियो है वो तो इस साल 37%, 37% रिटर्न दिया हुआ है। 37% टू गुड। और सिंस इंसेप्शन जब से हमने सिस्टम स्कीम चालू किया है, सो 14.5% एनुअल रिटर्न इसके जो है मिल रही है। वो देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है तो वो तो मिक्स होता है, इक्विटी और डेट दोनों को डाल के होता है। सो वो स्कीम का जो है सिंस इंसेप्शन 9.6% पर ईयर रिटर्न। आप मार्केट के दूसरे रिटर्न देखें तो उसके हिसाब से ये भी अच्छा रिटर्न दे रही है, पूंजी भी अच्छा खासा बढ़ रही है। बिल्कुल। आपने कहा कि करीबन 8 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, राइट? 60 लाख प्राइवेट सेक्टर के, तो वैसे देखा जाए ग्रोथ बहुत अच्छी है, लेकिन 60 लाख ये अभी भी नंबर बहुत बढ़ना बाकी है। प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं, उन्हें एनपीएस क्यों लेना चाहिए, जरा ये समझाइए सर। देखिए पेंशन जरूरी है जी, कि जैसे कि आदमी वृद्धावस्था में जाता है तो सबको इनकम की ज़रूरी होती है। करेक्ट। कि मंथली आपका फ्लो होना चाहिए। आप कामकाज जब कर रहे हैं तो आपका मंथली सैलरी मिलता है, उसके हिसाब से इनकम फ्लो होनी चाहिए। और आपके पास पेंशन नहीं है तो क्या व्यवस्था हो सकती है? तो देखिए कि जो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो उनको तो एम्प्लॉयर से कुछ बेनिफिट मिलते हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं कि जैसे कि प्रोविडेंट फंड हो या पेंशन हो। राइट। और जो अपना काम करते हैं और तो उनके लिए कि कोई पेंशन का व्यवस्था नहीं होती है। Correct. मगर एनपीएस ऐसे साधन है कि लोग इसमें से पेंशन ले सकते हैं कि थोड़े थोड़े पैसा आप उसमें डाल सकते हैं। वो आगे चलते हुए जब आप रिटायर करना चाहते हैं कि 60 साल के हो गए, मतलब खुद की पेंशन का इंतजाम खुद कर लो, दूसरों पे डिपेंडेंट मत करो बस। और नहीं तो वो लोगों के मन में ऐसा रहता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए तो लाइफ लॉन्ग आराम रहेगा पेंशन। तो प्राइवेट सेक्टर वाले भी अपनी पेंशन का इंतजाम खुद कर सकते हैं। नहीं, आपने एक अहम बात बताया कि पहले जो है लोग सोचते हैं कि जो पेंशन है कि ये सरकारी ऑफिसर है तो इनके पास पेंशन है। मगर एनपीएस चलते हुए जैसे कि ये सरकारी ऑफिसर नहीं है, प्राइवेट आम आदमी भी एनपीएस कर सकती है। देखिए उससे चलते हुए हम अभी रिसेंटली जो शुरू किए एनपीएस वात्सल्य बच्चों के लिए, तो कोई भी पैदाइश से लेके 70 साल तक पेंशन में ज्वाइन कर सकता है। क्या बात कर रहे हैं, मतलब पैदा होते ही। मैं उस पर भी आपसे डिटेल में बात करूंगा, लेकिन चूंकि आपने बताया कि भाई कोई भी, अच्छा प्लान्स बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि खाली एनपीएस है, बहुत भी है, लेकिन एनपीएस किस तरह से दूसरे रिटायरमेंट प्लान से या दूसरे पेंशन स्कीम से बेहतर है, ये जरा समझाइए। ये देखिए कि एक बात, जैसे मैं आपको रिटर्न का बात किया जी, तो आप तो मार्केट को समझते हैं। आप देखिए मार्केट चलते हुए रिटर्न इतना है। इसका एक है कि ये लो कॉस्ट। अच्छा, कॉस्ट काफ़ी कम है। कॉस्ट काफ़ी कम है मार्केट हिसाब से। जी। सो कॉस्ट काफ़ी कम होने का क्या लाभ होता है कि जो सब्सक्राइबर है उनको बेनिफिट मिलता है इसके चलते हुए। तो बेनिफिट सब्सक्राइब पर जाता है। तो ये भी फ्लेक्सिबल है कि आप क्या एसेट चॉइस करेंगे। आपको इक्विटी में जाना चाहता है, इक्विटी में जा सकते हैं, आपको इक्विटी और डेट में जा सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। सो ये फ्लेक्सिबल स्कीम है और इसमें कितना पैसा डालें कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, हाँ, तो आप कम भी पैसा शुरुआत करने के लिए तो मिनिमम कितने से कर सकते हैं? मिनिमम तो 1000 रुपया से आप खाता खोल सकते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं? मैक्सिमम से कोई लिमिट नहीं। क्या बात है। तो आप पैसे डालिए। तो ये बात भी नहीं है कि आपको हर एक महीना पैसा डालना पड़ेगा। जिसके देखिए जिनका इरेगुलर इनकम है, कि बिजनेस के लोग है, स्मॉल बिजनेसेस है, हर एक महीना पैसा इतना कैश फ्लो नहीं। अच्छा, ये भी सुविधा है, जब हो तब डालो। तो एक साल में आप 1000 रुपया भी डाल दें तो आपका अकाउंट चालू रहता है। अच्छा, बस हाँ, मतलब अकाउंट एक्टिवेट रखिए। अकाउंट एक्टिवेट रखते हैं। अच्छा। तो अभी कभी कभार जब आपको सीजनल इनकम मिलता है कि आपके पास थोड़ा ज़्यादा इनकम आ जाता है, थोड़ा सरप्लस आता है, थोड़ा थोड़ा पैसा आप डालिए और ये उसमें पड़े रहने दीजिए। और देन जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है, वो जो पैसा है इज़ द काइंड ऑफ रिटर्न जैसा हमारा है, तो उसको चलते हुए ये आगे बढ़ के बहुत बड़ा पूंजी बन सकता है। तो समझे, आप सिर्फ 1000 रुपये से भी आप अपना अकाउंट जारी रख सकते हैं और आपके मेरे जैसे लोगों को अच्छा काम करने पे जो साल के अंत में बोनस मिलता है, वन टाइम अगर आपको एनपीएस में डालना है तो वो भी सुविधा है। तो ये बड़ा गजब का काम है। लेकिन टैक्स बेनिफिट किस तरह से एनपीएस में मिलते हैं, वो भी ज़रा समझाइए सर। अभी टैक्स बेनिफिट तो बहुत ही अच्छा है। आप देखिए कि जो अभी तो देखिए नया टैक्स रिजिम हो गया। जी। जो ओल्ड टैक्स रिजिम में है तो अंडर 80 CC-D1 उसमें 1.5 लाख का ओवरऑल लिमिट है, उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। उसमें एनपीएस भी शामिल है, आप इसमें डाल सकते हैं। बल्कि एनपीएस के लिए 80 CC-D1B में
आप 50,000 एडिशनल भी डाल सकते हैं। ठीक ये बेनिफिट और कोई सेविंग इंस्ट्रूमेंट के लिए एनपीएस के लिए अलग से वित्त मंत्री जी ने ये खास काम किया कि 1.5 लाख के ऊपर 50,000 सिर्फ एनपीएस के लिए। एनपीएस के ये ओल्ड टैक्स जी, ओल्ड में। सो नया पे जो है जी, अभी देखिए कि इसको बढ़ा दिए। अब जैसे मेरे कॉर्पोरेट एनपीएस है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई ये रिलेशनशिप है, तो उनका जो सैलरी है 14% सैलरी उसको आप उनको एनपीएस में डालते हैं। ये कॉर्पोरेट के लिए भी टैक्स डिडक्टिबल है सेक्शन 36(1) के तहत। तो कॉर्पोरेट के लिए अच्छा है, ये बिजनेस एक्सपेंडिचर करके आप दिखा सकते हैं। करेक्ट। और जो एम्प्लॉय है वो नया स्कीम इनकम टैक्स रिजिम में है, तो वो ATCC-D2 के थ्रू से वो 14% क्लेम कर सकते हैं, डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। देखिए नया टैक्स रिजिम में आपको कोई सेविंग्स बिल्कुल नहीं का कोई सब ये न्यूट्रल है, खत्म हो गया। मगर आप एनपीएस में जा रहे हैं तो आप 14% डिडक्शन आप ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोली, क्योंकि पहले जैसे अगर मैं तो जैसे प्राइवेट सेक्टर में हूँ, राइट, और मेरे पास एनपीएस, तो मुझे जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका 10% तक का ही डिडक्शन मिलता था। अब ये 14% मिलेगा। 14% मिलेगा। अच्छा। दोनों एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को। अच्छा। हाँ। और ये अभी से अभी ये साल से इसी वजह ये से जो है तो इससे कितना बेनिफिट देखते हैं आप? क्या वाकई में इससे दो चीज़ें, एक नए एनपीएस पसंद करने वाले लोग बढ़ेंगे, एनपीएस में और ज़्यादा पैसा आएगा सर? नहीं, इसमें बढ़ाव होगा। हाँ। सो आप देखिए कि हम जो कॉर्पोरेट सेक्टर का बात करते हैं, मैं जो आपको बोला कि जो निजी क्षेत्र से 60 लाख लोग एनपीएस में शामिल हुए, एक्चुअली जो कॉर्पोरेट सेक्टर प्रॉपर आप देखेंगे उसमें केवल ओनली 21 लाख लोग शामिल हैं। तो बल्कि हमारे पास 17,000 से ज़्यादा कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड हैं, मगर उनका जो एम्प्लॉई है वो एनपीएस की तरफ अभी उनका इतना रुचि नहीं आया है, क्योंकि जो एम्प्लॉय जो हम बोलते हैं टेकअप रेट है, कितना एम्प्लॉय आए हो कंपनी से, ऑन एन एवरेज आप देखिए 10% एम्प्लॉय जो है ज्वाइन किए हैं। करेक्ट। तो आप इमेजिन कीजिए दूसरे एम्प्लॉय ज्वाइन करें तो ये जो एनपीएस का जो स्पेस है वो आगे चलते हुए बहुत बढ़ेगा। और एनपीएस की एक खासियत ये है, जिसको आप कंपेयर करेंगे दूसरे स्कीम के साथ, कि ये आपका रिटायरमेंट सेविंग्स को एक कंटिन्यूटी दिलाता है। देखिए आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आपने एनपीएस ले लिया, कॉर्पोरेट में ज्वाइन कर लिया, तो सिमलेसली ये पोर्टेबल हो जाता है, ये कॉर्पोरेट एनपीएस बन जाता है। अच्छा। कल आपने कॉर्पोरेट को छोड़ दिया तो फिर ये निजी एनपीएस बन जाता है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग चीज़ आपने, सपोज मैं अभी सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैंने एनपीएस लिया, मैंने कहीं अपना बिजनेस या जो भी बंद करके मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली, तो मेरा एनपीएस वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। एनपीएस वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और नौकरी छोड़ के वापस मैं अगर अपने खुद के किसी काम में आ गया तो भी चलेगा? तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, ये भी कंटिन्यू। आपने सपोज रिटायरमेंट ले लिया 60, मगर आपको पैसे का अभी ज़रूरत नहीं है जी, तो आप ये एनपीएस अकाउंट 70 साल तक चालू रख सकते हैं। अच्छा। हाँ, ये कर सकते हैं। तो क्या प्रोडक्ट बनाया आपने इतना फ्लेक्सिबल? तो मेरे ख्याल से कोई अभी तक ऐसा पेंशन प्रोडक्ट बना नहीं होगा। और एक बात है कि ये भी ओसीआई और एनआरआई के लोगों के लिए भी है। अच्छा। तो अभी देखिए आज का नौजवान है जो नौकरी करते हैं और शॉर्ट स्टिंट के लिए अब्रॉड जाते हैं, कंपनी उनको फॉरेन भेजती है, राइट, तो उनका डिसकंटिन्यूटी हो जाता है कि रिटायरमेंट अकाउंट में, मगर आप एनपीएस चालू रख सकते हैं। अच्छा। आप एनआरआई का आपका स्टेटस फिर भी एनपीएस आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये है, तो ये एक जो कंटिन्यूटी देता है, सो अकाउंट में कंटिन्यूटी होने के चलते हुए कंपाउंडिंग होके आपका अच्छा खासा रकम जमा हो जाता है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताएं, एनपीएस में क्या मेरे पास में ये भी सुविधा है कि मैं मेरा पैसा कितना इक्विटी में रखूं, कितना डेट में, क्या मिक्स में, ये कैसे होता है, जरा ये समझाइए। देखिए ये फ्लेक्सिबल है जी। आपका तो जो है आपने एक्टिव चॉइस लिया जी, तो आपका मार्केट का जानकारी है, तो आप प्योर इक्विटी स्कीम में आप जाएंगे तो 75% इक्विटी में लगा सकते हैं। ओके। 25% डेट में लगा सकते हैं। डेट में जो है आप देखिए कि क्या है, आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं और आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, आप उसमें से प्रोपोर्शन आप चूज कर लीजिए। जी। मगर कोई एकदम पूरा रिस्क अवर्स है, बोले मेरे को 100% गवर्नमेंट 7% गवर्नमेंट डेट में मैं लगाऊंगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये एक्टिव चॉइस है। मगर आप जैसे देखते हैं ये चॉइस करना इतना इजी नहीं है, लोग सोचते हैं, सो उसके लिए हमने ऑटो चॉइस कर लिया। ओके। तो उसमें हमने मॉडरेट चॉइस रखा कि जिसमें 25% इक्विटी का लगता है, और हमने थोड़ा उससे थोड़ा आगे चॉइस रखा कि 50% का आप इक्विटी आप डाल सकते हैं। हमने एग्रेसिव स्कीम रखा जिसमें 75% आप उसको इक्विटी में डाल सकते हैं। तो इस टाइप का है। मगर देखिए जैसे कि आदमी का उम्र बढ़ता है, सो इक्विटी के एक्सपोजर में रिस्क ज़्यादा रहता है। करेक्ट। तो हमने क्या करते हैं, ये जो ऑटो चॉइस है ऑटोमेटिकली उम्र बढ़ने के साथ, क्योंकि 35 के बाद धीरे धीरे इक्विटी का प्रतिशत घटता है। अच्छा, ऑटोमेटिकली कम होता है। ऑटोमेटिकली कम होता है और डेट का पोर्शन ज़्यादा बढ़ता रहता है।
तो एंड पॉइंट रिस्क होता है रिटायरमेंट पहले। सो 55 साल में हम ये सब जो रेशियो है उसको फ्रीज कर देते हैं। अच्छा। तो आपको एंड पॉइंट रिस्क नहीं लें। सपोज आप उसी दिन रिटायर कर रहे हैं, मार्केट कोई गलत चल गई उस दिन, तो आपका तो नुकसान हो जाएगा। जी। मगर आपको 55 में स्टेप स्टडी कर दिया तो आगे पीछे नहीं करना है, तो आपका कोई रिस्क इतना नहीं रहता है उसमें। ठीक बात है। तो वक्त के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, आप रिस्की एसेट में से कम करेंगे और जो कम रिस्क वाले हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ते जाते हैं। यस, ये लाइफ साइकिल स्कीम जो हमारा है ये कर रहे हैं।